Example 7.3. Next example. The length of a mercury column in a mercury in glass thermometer is 25 mm. तो हमने तीन टाइप के थर्मोमीटर देखे थे, उसमें से एक था लिक्विड इन ग्लास, मर्क्यूरी इन ग्लास। मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर का लेंथ है 25 mm at ice point. What is ice point? 0 degree Celsius. And 180 mm at steam point. Steam point is 100 degree Celsius. What is the temperature when the length is 60 mm? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। तो ये लेंथ मतलब क्या? बेसिकली प्रेशर मेजरमेंट के लिए, अगर आपको याद होगा या पता होगा, प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस होता है जिसको आप लोग बोलते हो बैरोमीटर। पता है बैरोमीटर? तो बैरोमीटर इज नथिंग बट अ ट्यूब। तो बैरोमीटर मतलब एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें मर्क्यूरी फिल करके रखते हो, समथिंग लाइक दिस। तो हम एक्चुअली प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? प्रेशर इज एच रो जी, वेयर एच इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इनसाइड द ट्यूब। अगर मर्क्यूरी यहां तक है तो ये हाइट आप मेजर करोगे, कैसे करोगे? इसके ऊपर मार्किंग होता है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 76-75 mm ना? यस, यहाँ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 76 mm। 76 वैल्यू डालोगे यहाँ पे, mm को कन्वर्ट करोगे मीटर में, इनटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इनटू जी की वैल्यू 9.8। तो हम लोग करते क्या है, हाइट की वैल्यू यहाँ से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे h, यहाँ पे रो, रो मतलब मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 और g का वैल्यू 9.8 सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन किए तो हमको मिल जाता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू मेजर प्रेशर। अब सपोज एक जगह पे प्रेशर बढ़ गया, अगर प्रेशर बढ़ गया तो होता क्या है, प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये लेंथ भी बढ़ जाता है, तो कॉलम का लेंथ बढ़ जाएगा। तो हर बार हमको प्रेशर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रो इंटू जी। तो चेंज एक्चुअली क्या हो रहा है? हाइट। किसका हाइट? मर्क्यूरी का। कहाँ पे? इनसाइड बैरोमीटर। और प्रेशर मेजर करने के लिए हमको हाइट को किससे मल्टीप्लाई करना है? रो इंटू जी। तो अभी दो मेथड्स है कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर के। एक में आप रो इंटू जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर बताओ, दूसरा आप रो जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना नहीं, सिर्फ बता देना हाइट कितना है, राइट? तो हाइट कम है तो प्रेशर कम है, हाइट ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। द लेंथ ऑफ अ मर्क्यूरी कॉलम इन मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज 25 mm एट आइस पॉइंट, मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 180 mm एट स्टीम पॉइंट, मतलब स्टीम पॉइंट पे हाइट ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द लेंथ इज 60 mm? तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से पैरामीटर्स हमको दिए हैं। आपको याद है कल एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बहुत कंफ्यूज किया, फिर बोला फाइनली ऐसा आएगा, याद है वो? T इक्वल टू 100 PT माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। वो जो PT था वो था थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सा है? लेंथ। और L1 मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू एट आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट पे कितना वैल्यू है? तो 25 mm मतलब कौन है? L1। और स्टीम पॉइंट पे कितना वैल्यू है? 180 mm। और जनरल टेम्परेचर T पे कितना है? 60 mm, राइट? तो वहां पे जो PT था यहाँ पे वो LT है, वहां जो P1 था यहाँ पे वो L1 है, जो P2 था यहाँ पे वो L2 है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? टेम्परेचर। क्या बोला है? टेम्परेचर। और mm को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिकली रेशो लेना है, तो रेशो में mm हो जाएगा कैंसल। तो जो कल हमने फॉर्मूला देखा था वो एज इट इज याद रखो। टेम्परेचर T इक्वल टू 100, PT मतलब यहाँ पे LT, माइनस P1 मतलब यहाँ पे L1, P2 मतलब यहाँ पे L2 और माइनस L1। क्लियर? तो T इक्वल टू 100, LT 60, L1 25, L2 180, L1 25। So T equal to 100 into how much is this? 35. And how much is this? 150
5 ओके। तो 5 के फैक्टर्स है, गुड। तो 5 7 जा एंड 31 तो 700/31 में आपको रफ बता देता हूँ। 100/33 इज 3, रफली 100/33.33 इज 3, तो 1 and 3 into 7 21, तो रफ आंसर कितना आ रहा है 21। एग्जैक्ट करके देखते हैं। एग्जैक्ट will be 700/31 700/31 22.58 तो फाइनल टेम्परेचर इज 22.58 डिग्री सेल्सियस। तो ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में आना चाहिए, करेक्ट है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistance thermometer has resistance 95.2 ohm at ice point and 138.6 ohm at steam point. What resistance would be obtained if the actual temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? तो वही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है, रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 95.2 और R2 की वैल्यू कितनी दी है आपको 138.6 ओहम और आपको टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर ऑफ 27। और लॉजिकली स्पीकिंग 95.2 और 138.6 से बीच में आएगा, क्योंकि R1 ये 0 डिग्री पे है, R2 ये 100 डिग्री पे है, तो 0 और 100 के बीच में, राइट। 27 इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, तो 27 डिग्री पे जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये सिर्फ कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वही बताओ कौन सा, वही T इक्वल टू 100 इंटू RT माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। हमको क्या फाइंड करना है RT, तो T इंटू R2 माइनस R1 इक्वल टू 100 RT माइनस R1। तो शिफ्ट कर लो 100 को भी यहाँ पे, तो T इंटू R2 माइनस R1 अपॉन 100 इक्वल टू RT माइनस R1। तो देयरफॉर RT इक्वल टू T इंटू R2 माइनस R1 अपॉन 100 और इसको शिफ्ट किया तो प्लस R1। ये हो गया फॉर्मूला रेडी। अब सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड डन। तो देयरफॉर RT इक्वल टू T कितना है 27, R2 व्हाट इज R2 138.6 माइनस R1 95.2 अपॉन 100 प्लस R1 95.2 था ना, 95.2 है, यस। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज 138.6 माइनस 95.2 43.4, तो इंटू 43.4 अपॉन 100 प्लस 95.2। मैं रफली बता देता हूँ, ये 25 मान लो अप्रोक्सीमेटली, 25 और 100 4 दा 1 एंड 4 दा, ऊपर 43.4 को 44 मान लो, 11 में 95.2 106.2, एग्जैक्ट आंसर है 106.92। ये रफ 106.2 आ गया, अप्रोक्सीमेटली आ गया, तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो 106.92। चलो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। तो अगला क्वेश्चन, और ये सीईटी जेई के लिए, नीट के लिए ट्रिक याद रखो कैलकुलेशन का। 27 को 25, 1 जा 4 जा, 43.4 को 44, 11 प्लस 95.2 106 पॉइंट समथिंग। अगला क्वेश्चन, ओ वेरी लेंथी क्वेश्चन। एक्सप्रेस T equal to 24.57 Kelvin in degree Celsius and Fahrenheit scale। तो एक्चुअली क्वेश्चन लेंथी है, सीरियसली आंसर इज लेंथी, क्वेश्चन इज स्मॉल,
तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास टेम्परेचर दिया है केल्विन स्केल में, कितना दिया है 24.57 केल्विन। आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, एक तो नंबर 1 सेल्सियस स्केल में, नंबर 2 फ़ारेनहाइट स्केल में। तो अगर आपको याद होगा मैंने कल ही बताया था कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन का फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में भी कन्वर्जन का फॉर्मूला है, लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो पहले आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप फ़ारेनहाइट कर सकते हो। तो पहले केल्विन को किस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद किस में करोगे, फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है TC प्लस 273.15। एक बार आपको यहाँ से TC मिल गया तो TC इक्वल टू T माइनस 273.15। ये मिलने के बाद फिर आप TF माइनस 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5, यहाँ से फिर TF मिल जाएगा। तो TF का भी फॉर्मूला बना ही लेते हैं। तो TF माइनस 32 इक्वल टू 9/5 TC, मतलब TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो फॉर्मूलाज हो गए रेडी, अब सिर्फ काम है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का एंड डन। तो सिंपल केस नंबर 1, TC इक्वल टू T माइनस 273.15, T का वैल्यू है 24.57 माइनस 273.15, कर लो माइनस, सिंपल। तो 24.57 माइनस 273.15 माइनस 248.58 माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 फ़ारेनहाइट के लिए 9/5 इंटू TC, TC कितना आया माइनस 248.58 प्लस कितना 32। ये भी तुम अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। ये जो 248 है इसको 250 मान लो, 250/5 इज 50, 50 इंटू 9 इज 450, माइनस साइन है ये, माइनस है ये, माइनस 450 प्लस 32 माइनस 418, माइनस 418। एग्जैक्ट आंसर अगर चेक करें तो एग्जैक्ट आंसर है माइनस 415.44, माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। रफली माइनस 418 तक आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question before we go ahead to the next topic. Calculate the temperature which has same value on Fahrenheit scale and Kelvin scale. ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसका वैल्यू सेम है दोनों स्केल पे, फ़ारेनहाइट पे और केल्विन पे। तो आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे इसको, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। तो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना था, टेम्परेचर विच हैज द सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, मतलब TF इक्वल टू T, सही है। लेकिन अगर आपको याद होगा TF और T का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं, तो बीच में कनेक्शन के लिए कौन है, सेल्सियस के। तो पहले TF माइनस 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5, क्लियर। इसको शिफ्ट कर दो, उसको वहां शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा 5/9 TF माइनस 32 इक्वल टू TC, इक्वेशन नंबर 1। बट इफ यू रिमेंबर केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है TC प्लस 273.15, therefore TC इक्वल टू T माइनस 273.15, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड TC है और 2 का लेफ्ट हैंड साइड TC है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what we will get here is simple, क्या मिलेगा आपको 5/9
TF माइनस 32 इक्वल टू T माइनस 273.15। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। गिवन कंडीशन इज TF और T वो शुड बी सेम। तो एक नया नाम दे दो उसको, Y बोल दो, उसको X बोल दो, डजंट मैटर, whatever you want to call this as X और Y, आपकी मर्जी। तो दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो बोथ आर सेम, तो उसको Y बोल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 becomes 5/9, what is TFY minus 32 equal to Y minus 273.15। तो सॉल्व करो। 273.15 का 0.15 तो मैं हटाने वाला हूँ, आई विल नॉट बी यूजिंग दैट। तो 5 इंटू वाई माइनस व्हाट इज 32 5 160, 9 वहां शिफ्ट हो गया, तो 9y माइनस 273 इंटू 9। मैंने बोला मैं 0.15 लिखूंगा नहीं, वी डोंट वांट टू डू इट। करना है तो कर सकते हो, वैसे 15 9 का तो पता होता ही है। व्हाट इज 15 9 का 135। तो what will be 0.15 9 का 1.35। अभी कैलकुलेशन करने कैसे, पहले वो अच्छे से समझ लो। हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज 273.15 इंटू 9? 273 इंटू 9 कैसे करते हो? 273 इंटू 10 करते हो, माइनस 273 करते हो। व्हाट इज 273 इंटू 10? इसमें से कितना माइनस करोगे तो करके बताओ कितना होता है। ये हो जाएगा, उधार देना पड़ेगा ना, उधार। हाँ तो उधार दे दिया, ये भी एक उधार दे देगा, तो कितना 7 5 कितना 4 और कितना 2 2 4 5 7, ये 273 9 का है। हमको 273.15 इंटू 9 करना था। 0.15 इंटू 9 1.35 ऐड होगा, 5 ये 0 ये 1 कैरी फॉरवर्ड 617 बराबर नहीं। ओके नहीं 1.35 क्या नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर कर रहा था। लुक व्हाट आई टोल्ड यू इज 273.15 इंटू 9 करना है। हमने 273 इंटू 9 किया, कितना आया 2457 बराबर। उसमें हमको 0.15 इंटू 9 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि तुमने उसको काउंट किया नहीं, बराबर। तो कितना ऐड करोगे? हाँ 1.35, तो यहाँ पे 0 0 बराबर। अब सही है, वेरी गुड। 2458.35, तो 5y माइनस 160 इक्वल टू 9y माइनस 2458.35। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 9 में से 5 गए, कितने बचे 4, तो इसको उधर शिफ्ट कर दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना बच गया 4y। इसको यहाँ पे लेके आ गए, तो 2458.35 माइनस 160, तो बताओ 2298.65। तो 2 वापिस बताओ 2 अरे 160 माइनस करना है, 2 3 कैसे आएगा, 2 आएगा, 2298.65 4y 35। चलो ओके ओके, अब बता दो मेरे को, अब सही है क्या ये? हाँ पक्का पक्का। अब बताओ 6 5 की 3 5? ये 3 5 आएगा इधर 100%। तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 तो करना पड़ेगा ना, तो कर दो डिवाइड बाय 4। अप्रोक्सीमेटली बता दो। अरे 2200/4 कितना होता है? 5 7 पॉइंट समथिंग 0.8।
अभी जो एग्जैक्ट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे है 576.59 एग्जैक्ट आंसर। तो ठीक है 576.59 एग्जैक्ट आंसर, ना एग्जैक्ट आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया है। तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट है, डजंट मैटर, फाइन। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडर फोर, चलो हम ज्यादा एग्जैक्ट करेंगे, वी विल डू मोर एग्जैक्ट। किसमें से क्या माइनस करना था हमने? 2298, 2298.35 में से क्या माइनस करना था? 160। डिवाइड में क्या करना था हमने? 4। तो क्या आया? 4 ना? अरे 22 था, 22 था, डिवाइड बाय 4 था कि नहीं? 2298.35 डिवाइड बाय क्या करना था? 574.5। तो थोड़ा बहुत चलता है, डजंट मैटर रियली, इतना उतना। 574.5 क्या लिखूं? केल्विन लिखूं कि डिग्री फ़ारेनहाइट लिखूं? अरे सेम है, वही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन वो था तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो या डिग्री केल्विन लिखो, दोनों सही, सिर्फ डिग्री सेल्सियस नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल नंबर 7.6। तो लेट अस गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक के 3 सब टॉपिक्स है। एक सब टॉपिक समझा तो तीनों समझ में आएंगे, एक सब टॉपिक को लिखने का तरीका समझा तो तीनों समझ में आएंगे। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम रहेगा। यू अंडरस्टैंड वन टॉपिक, यू जस्ट चेंज फ्यू नेम्स एंड 3 टॉपिक खत्म। तो अच्छे से ध्यान दो। तो टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपांशन। इसमें 3 टाइप के एक्सपांशन देखने हैं हमको, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम। तो पहले थर्मल एक्सपांशन क्या है और क्यों होता है वो भी देख लेंगे। तो थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या? तो बेसिकली जब मैं थर्मल एक्सपांशन बोल रहा हूं तो हमारा पूरा फोकस यहाँ पे सॉलिड्स पे है। तो हम यहाँ पे ना लिक्विड की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट सॉलिड्स। तो अगर आपको याद होगा किसी भी सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था? पीरियोडिक, और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स वाज स्मॉल। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो जब आप सॉलिड को हीट करोगे, इन जनरल मैटर को हीट करोगे, सो व्हेन मैटर इज हीटेड what happens is it is seen that it expands and when cooled it contracts। ऐसा हुआ क्यों पहले वो समझ लो अच्छे से। see what happens is ultimately हीट करना मतलब एनर्जी देना, एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड। तो क्वेश्चन ये है कि एनर्जी गया कहाँ पे? एनर्जी यहाँ पे, एनर्जी कौन ले रहा है? पार्टिकल्स, क्योंकि मटेरियल किससे बना है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल पहले वाइब्रेट हो ही रहे थे, बट दे वर वाइब्रेटिंग स्लोली एंड विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। अब हीट देने के बाद ये जो हीट एनर्जी है ये पार्टिकल्स हो गया, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो वाइब्रेशन के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड था वो भी बढ़ गया। वो बढ़ेगा तो मटेरियल क्या होगा? एक्सपांड होगा। तो व्हेन हीटेड सॉलिड एक्सपांड एंड व्हेन कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, बिकॉज नाउ द वाइब्रेशंस आर मोर फास्ट एंड दे आर विद मोर एम्पलीट्यूड। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है। स्टोरी ऐसा है कि व्हेन मैटर इज हीटेड, when matter is heated it expands, and when it is cooled, when it is cooled it contracts। ये मैं नॉर्मल ऐसा होता है बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है, इसमें एक्सेप्शंस भी है। देयर आर सम मटेरियल्स जिसका उल्टा केस है, when you heat they contract and when you cool it down they expand, but वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। So normally for metals, when you heat they expand, when you cool it down they contract। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि in solids the atoms they start vibrating faster and with more amplitude when heated, और क्योंकि they are vibrating with more amplitude and hence they will expand। So in case of solids, the atoms of the solid, atoms of the particles, the atoms of the solid vibrate faster and with more amplitude
and with more amplitude when heated, and hence they expand, right? Thus change in temperature causes चेंज इन द डायमेंशंस। मैं डायमेंशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक लेंथ की बात नहीं की, मैंने एरिया नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला एक्सपांड होगा, मैंने बोला लेंथ बढ़ेगा नहीं, मैंने बोला एरिया बढ़ेगा नहीं, मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, तीनों ही बढ़ सकता है। तो इन जनरल क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपांशन हो रहा है, मतलब चेंज इन डायमेंशन हो रहा है। सो thus with increase in temperature, there is increase in dimension, dimensions of body, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज बोला क्योंकि तुम थर्मल एक्सपांशन की बात करो, तुमने बोला कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, जब टेम्परेचर कम कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हमारा फोकस किस पे है, एक्सपांशन, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाने वाले हैं। वी विल नॉट रिड्यूस द टेम्परेचर बट वी विल ओनली इंक्रीज द टेम्परेचर। thus with increase in temperature there is increase in dimensions of the body, right? तो डिफाइन कैसे करोगे, किसको, थर्मल एक्सपांशन को डिफाइन कैसे करोगे? therefore increase in the dimensions of body due to increase in temperature is known as thermal expansion. Therefore increase in the dimensions of body, due to increase in temperature। अभी कुछ बुक्स में ना इसको कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल एनर्जी होता ही मेजर ऑफ टेम्परेचर है। हमने लिखा था पहले लेक्चर में, हमने ऐसा बोला था ना, डज टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। So increase in the dimensions of a body due to increase in temperature is known as thermal expansion. Or thermal expansion is of three types. So thermal expansion is of three types. Number one, linear expansion. Number two, aerial expansion. एरियल एक्सपांशन को सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं, क्योंकि सरफेस बढ़ता है उसमें। मेरे पास अगर एक बॉल है, उसको मैं हिट कर रहा हूँ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुपरफिशियल। तो एरियल या फिर सुपरफिशियल। और लास्ट वन इज वॉल्यूम एक्सपांशन। कौन सा आखिरी? वॉल्यूम एक्सपांशन। तो थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपांशन। तो हम वन बाय वन वी विल सी ऑल दीज थ्री, और अगर आपको एक अच्छे से लिखते आ गया तो बाकी सब आपको आएंगे ही बाय डिफॉल्ट। मैं बताता हूँ कैसे, पहले एक पे फोकस करो। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट नंबर वन, लीनियर एक्सपांशन। और अभी एज यू विल बी मूविंग टू 12th स्टैंडर्ड वेरी सून, बोर्ड एग्जाम में लिखने का एक तरीका है, और दूसरा याद कम से कम रखना है हमको, कोर मेमोरी पे जोर कम डालना है। तो फॉर्मेट याद रख लो, जहां भी थ्योरी टॉपिक आए सबसे पहले स्टार्ट विद डायग्राम, क्योंकि डायग्राम विल गिव यू रफ आइडिया कि लिखना क्या है। फिर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट हो गया, फिर जो भी डेरिवेशन होगा वो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा वो, राइट। तो स्टार्ट विथ डायग्राम। तो लीनियर मतलब लेंथ बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रॉड है, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो इसका लेंथ बढ़ेगा। तो दो डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक बोलोगे इनिशियल लेंथ, एक बोलोगे फाइनल लेंथ। इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ विल बी फाइनल लेंथ। तो हमारे पास था एक रॉड, लेट अस टेक सम रॉड, ऐसा एक रॉड है जिसका लेंथ है, लेट्स से लेंथ इज एल, स्मॉल एल।
तो यू हैव लेंथ एज स्मॉल l। तो व्हेन यू हीट मतलब व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन दोनों साइड से होगा, लेकिन मैं एक ही साइड से दिखाऊंगा क्यों, फिर नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा आधा एक्सपांशन वहां पे है, आधा एक्सपांशन इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई विल जस्ट शो इट लाइक दिस। और जैसे एक्सपांड हो रहा है तो डेफिनेटली थिकनेस थोड़ा सा कम होगा। तो थिकनेस तुम कम दिखाओ मत दिखाओ, इस केस में हमको लैटरल स्ट्रेन की बात ही नहीं करनी। इस केस में हम बात कर रहे हैं सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज इन लेंथ। तो पहले लेंथ था एल, अब हो गया लेंथ एल प्लस डेल्टा एल। तो वेयर डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ, और यहां से यहां तक है एल, राइट। तो डायग्राम हो गया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंक्रीजिंग लेंथ। तो लीनियर एक्सपांशन को डिफाइन कैसे करोगे, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन, या फिर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन। तो सिंपल है। तो स्टार्ट यहां से करो, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी, the increase in length of a body due to thermal energy या फिर due to increase in temperature, due to increase in temperature, इसी को बोलते हो थर्मल एनर्जी। is known as linear expansion। अब एरियल एक्सपांशन जब हम देखेंगे तब क्या लिखेंगे, एक एरिया लेंगे स्क्वायर प्लेट, एरिया ए, हीट करोगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा बाय डेल्टा ए। यहाँ पे लेंथ बढ़ा डेल्टा एल से, वहां बढ़ेगा डेल्टा ए से। फिर वहां क्या बोलोगे, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज एरियल एक्सपांशन। हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, रॉड, इसका लेंथ क्या था एल। सो कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा, डेल्टा टी से। सो लेट द रॉड बी हीटेड and its increase in temperature is delta T. Its increase in temperature is delta T. Delta capital T. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गया, लेंथ। कितना बड़ा लेंथ, डेल्टा एल। सो लेट डेल्टा एल बी द इंक्रीज इन लेंथ। यहां तक क्लियर। अब इसके आगे सेम चीज को लिखने के दो तरीके हैं। कोई बुक में अलग तरीके से लिखा होगा, किसी में अलग लिखा होगा, आइडिया सेम है। आइडिया ये है कि कितना इंक्रीज हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है, ये पता करना है। हाउ मच इज द इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, एक तो ओरिजिनल लेंथ मतलब एल, नंबर टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल is directly proportional to original length and increase in temperature। चलेगा, अब ऐसा लिख लो। लेकिन आपके जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसा बोला है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। व्हाट इज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक ही बात है। आपको अगर ऐसा बोलना है कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, तो बोलोगे फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको बोलना है इंक्रीज इन लेंथ, तो बोलोगे इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। So it is up to you. I will just follow the way your textbooks are writing. So I will say it is seen that fractional increase in length. It is seen that fractional increase in length. और मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to increase in temperature,
to increase in temperature. Therefore, delta L by L is proportional to delta T. तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, लीनियर एक्सपेंशन में प्रॉब्लम ये है कि जो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हो वो भी अल्फा ही होता है। तो मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर रहा हूँ। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो वेयर दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा, where alpha is what? Constant of proportionality. इसको नाम है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। So alpha is constant of proportionality which is known as coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. सिंपल, यहाँ तक क्लियर। और ये जो अल्फा डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। स्टील के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, किसी और सब्सटेंस के लिए, कॉपर के लिए अलग। तो अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो वो मैं लिखूंगा नहीं, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ तक क्लियर। तो अब हमको अल्फा डिफाइन करना है, तो अल्फा डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा इक्वल टू डेल्टा टी को शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। नॉर्मली हम लोग इनिशियल टेम्परेचर कितना लेते हैं? 0, राइट। तो नॉर्मली इनिशियल टेम्परेचर इज 0। तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा? एल टी माइनस एल जीरो अपॉन इनिशियल मतलब कौन? एल जीरो, और साथ में डेल्टा टी। तो डेल्टा टी लिखो या टी माइनस टी जीरो बोलो। नॉर्मली इनिशियल टेम्परेचर इज 0, तो मैंने L0 लिखा क्योंकि मेरे को ये बताना था कि इनिशियल लेंथ कितने टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री पे। तो वेयर LT इज लेंथ एट टेम्परेचर T, लेंथ एट हायर टेम्परेचर T, L0 इज लेंथ एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, या आप बोल सकते हो लेंथ एट टेम्परेचर T0। You can also say length at temperature T0, of course डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में ये। then T is higher temperature T degree Celsius, and T0 is lower temperature, ये लोअर टेम्परेचर है। और लोअर टेम्परेचर हम कितना लेते हैं? इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस। तो आई विल रिपीट दिस अगेन। कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बराबर। ये साइन हटाया तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी अल्फा ही आता है। क्या बोलते हो? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। गुड। फिर अल्फा विल बी डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। फिजिक्स जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसा नहीं होता है, ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज गए काम से। क्लीन बोल्ड फिजिक्स में, बाकी सब में पास, फिजिक्स में गए काम से, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो बातें करोगे तो चिप तो लगा नहीं सकते ना सिस्टम के अंदर। तो व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ माइनस, तो फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है, LT माइनस L0 अपॉन डेल्टा T इज T माइनस T0। हमको पता है T0 0 है, लेकिन फिलहाल मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, राइट। तो ये बन गया फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अब हमको करना है अल्फा को डिफाइन। तो अल्फा को डिफाइन करना और भी सिंपल काम है। हम क्या करेंगे? अल्फा को डिफाइन करने के लिए इनिशियल लेंथ मान लेंगे 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। और डेल्टा T मतलब T माइनस T0 मान लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 यूनिट क्यों लिखा? क्योंकि तुम सीजीएस सिस्टम में तो 1 सेंटीमीटर, तो एमकेएस या एसआई में तो 1 मीटर, तुम एफपीएस में तो 1 फीट। तो हम कौन से सिस्टम में पता नहीं फिलहाल, राइट। तो फिर हमने बोल दिया 1 यूनिट। तो अगर मैं L0 की वैल्यू 1 यूनिट डालता हूँ और इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री लिखता हूँ, तो अल्फा
क्या बनेगा अल्फा, एल टी माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो, और एल जीरो की वैल्यू क्या थी 1 इंटू डेल्टा टी, वो कितना है 1, ये 1 है ना, हाँ तो ये कितना है 1, तो अल्फा क्या आ गया एल टी माइनस एल जीरो, मतलब अल्फा क्या है इंक्रीज इन लेंथ है, अल्फा क्या है इंक्रीज इन लेंथ है। लेकिन इंक्रीज इन लेंथ अल्फा कब आया, जब आपने एल जीरो की वैल्यू ली 1, और जब आपने चेंज इन टेम्परेचर लिया 1, तो डिफाइन कैसे करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट, पर यूनिट per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. So coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit, क्योंकि डिनोमिनेटर था तो per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade increase in temperature. Centigrade मतलब Celsius, right? तो हो गया डिफाइन। Once more, coefficient of linear expansion is defined as increase in length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree Celsius increase in temperature। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इन जनरल इनिशियल टेम्परेचर क्या लेते हो तुम 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इट इज सीन दैट अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती, तो आप लोअर टेम्परेचर 0 की जगह पे तुम 10 डिग्री भी ले लो तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इन जनरल इट इज सीन दैट the value of alpha does not change significantly with increase in temperature या फिर at higher temperature। तो therefore in general मतलब हमको इनिशियल टेम्परेचर 0 लेने की जरूरत नहीं है, तो इन जनरल में अल्फा क्या लिखूंगा, इन जनरल आई कैन राइट डाउन अल्फा एज, आपने यहां लिखा था एल टी माइनस एल जीरो, मैं बोलूंगा एल टू माइनस एल वन, वेयर एल टू इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर टी टू एंड एल वन इज लेंथ एट लोअर टेम्परेचर टी वन अपॉन एल वन इंटू टी टू माइनस टी वन, वेयर टी टू इज हायर टेम्परेचर एंड टी वन इज लोअर टेम्परेचर। तो अल्फा के केस में तुम इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो मैंने इसलिए कल गलती जानबूझ के की थी कि कहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 0 ही चाहिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के इक्वेशन में, और कहाँ पे फाइनल टेम्परेचर 100 ही चाहिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के इक्वेशन में। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इनिशियल 0 लो मत लो, तुम फाइनल टेम्परेचर स्टीम पॉइंट 100 लो या मत लो, चलता है यहाँ पे। गुड, तो बाकी का अगले सेशन में।